तो दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 3 ऑफ अमेंडमेंट्स। हमने पार्ट 2 में कवर अप कर लिया था आपका जो चैप्टर नंबर 15 था रिफंड, वो हमारा पार्ट 2 तक कंप्लीट हो गया था। पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो लिंक है आपके वो बिलो डिस्क्रिप्शन है। पहले आप पार्ट 1 अमेंडमेंट कंप्लीट करेंगे, फिर पार्ट 2 अमेंडमेंट कंप्लीट करेंगे और अब ये पार्ट 3 हम चालू करने वाले हैं। पार्ट 3 में अमेंडमेंट ओवर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ये कर रहे हैं अमेंडमेंट्स इन डायरेक्ट टैक्सेशन के नवंबर 2024 अटेम्प्ट के। मोस्ट ऑफ द अमेंडमेंट आपके मई 2024 वाले ही हैं और हमारे जो लेटेस्ट बैच में वो ऑलरेडी कवर्ड है। बट अगर किसी स्टूडेंट्स के रह गए हैं तो घबराने वाली बात नहीं है, इसमें उसके सारे अमेंडमेंट मई 2024 के भी कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए मूव ऑन करते हैं अपना चैप्टर नंबर 19 डिमांड्स एंड रिकवरी। इसमें आपका जो फर्स्ट अमेंडमेंट है, आइए उसको समझते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो आपकी स्क्रीन पे ये अमेंडमेंट दिख रहा है, ये रूल नंबर 159 से रिलेटेड अमेंडमेंट है, जिसको हमने अपनी क्लास में डिटेल्ड में पढ़ा था। ये क्या कहता है, जब भी ऑर्डर इशू होता है प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर इशू होता है किसी मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब गवर्नमेंट उसको मॉर्गेज पे कर लेती है, जीएसटी डिपार्टमेंट उसको मॉर्गेज पे रख लेता है, एनकम्बरेंस करा लेता है प्रॉपर्टी का। तो एनकम्बरेंस को फ्री अप कराने के लिए, उसको मॉर्गेज से हटवाने के लिए, प्रोविजनल अटैचमेंट्स को हटाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी रिटर्न इंस्ट्रक्शन पर। किसके रिटर्न इंस्ट्रक्शन? कमिश्नर के। तो पहले क्या था, रूल 159 क्या कहता था, इन केस ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी का प्रोविजनल अटैचमेंट हुआ है, द एनकम्बरेंस ऑन द सेड मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी रिमूव्ड ओनली, ये तभी रिमूव्ड होगा ओनली ऑन द रिटर्न इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कमिश्नर टू दैट इफेक्ट। तो मतलब कमिश्नर को इतनी बड़ी पावर दे दी गई कि कमिश्नर के रिटर्न इंस्ट्रक्शन पर ही अटैचमेंट जो है प्रोविजनल अटैचमेंट वो रिमूव होगा। अब क्या हुआ कि कमिश्नर को इतनी बड़ी पावर दे दी थी, कमिश्नर 2 साल लगा दे, 3 साल लगा दे, 4 साल लगा दे, तो यहाँ पर कमिश्नर के ऊपर टाइम लिमिट लगा दी। कहा मतलब कि अब क्या बोला कि ये सब रूल फर्दर अमेंड हो गया। और अमेंडमेंट में क्या हुआ कि प्रोविजनल अटैचमेंट को हटाने के लिए टाइम लिमिट हुई या तो रिटर्न इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कमिश्नर या 1 ईयर, एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो अमेंडमेंट यहाँ पर आया। आप अपने नोट्स में रूल 159 पर जाओ और वहां पर ये तो लिखा ही होगा आपका कि जो प्रोविजनल अटैचमेंट है वो ऑन द रिटर्न इंस्ट्रक्शन ऑफ कमिश्नर फ्रॉम द कमिश्नर से रिटर्न इंस्ट्रक्शन पर वो रिमूव हो जाता है। अब आप उसमें वहां पे ये और लिख लो, और ऑन एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 जून 2023 को प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर इशू हो गए प्रॉपर्टी के, तो 1 जून 2024 तक उसका रिलीज हो जाना चाहिए। अगर मान लो कमिश्नर ने परमिशन उससे पहले दे दी, कमिश्नर ने इंस्ट्रक्शन उससे पहले दे दिया, तो वो डेट, या फिर 1 ईयर जो 1 ईयर की एक्सपायरी है, तो विच एवर इज अर्लियर। आई होप क्लियर है ये। तो यही एक अमेंडमेंट है डिमांड एंड रिकवरी के चैप्टर में, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ रिलीज ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट के रिगार्डिंग। क्रक्स क्या है कि अब जो मॉर्गेज वगैरह जो हो जाता है प्रोविजनल अटैचमेंट के केस में प्रॉपर्टी में, वो आपका रिमूव हो जाएगा अप टू द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर ऑफ ऑर्डर, ठीक है ना, अप टू द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर ऑफ ऑर्डर और रिटर्न इंस्ट्रक्शन ऑफ कमिश्नर विच एवर इज अर्लियर। आई होप क्लियर है यहाँ तक। आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर अपना, ऑफेंसेस एंड पेनल्टी एंड एथिकल एस्पेक्ट अंडर जीएसटी। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में जो बेटा अमेंडमेंट आया है वो आपका अमेंडमेंट कंपाउंडिंग वाले टॉपिक से आया है, जो हमने कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस पढ़ा था। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस पढ़ा था, उस टॉपिक में अमेंडमेंट आया है रूल नंबर 162, ठीक है। वो क्या कहता है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस क्या था, जब आप इम्प्रिजमेंट वगैरह की पेनल्टीज से आप हटना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो कि कमिश्नर के सामने
कमिश्नर अलाउ कर सकता है आपको कि अगर आप इतना इतना पेमेंट कर दोगे तो आप इम्प्रिजमेंट वगैरह की पेनल्टी से हट जाओगे, जेल वगैरह से जाने से बच जाओगे। तो ये कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस था। और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस में क्या लिखा था कि कमिश्नर कुड अलाउ द एप्लीकेशन ऑफ फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। कमिश्नर अलाउ कर सकता है ऑफेंस की कंपाउंडिंग के लिए ओनली ऑन, जब आप ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करोगे। फर्स्ट इज आपने कोऑपरेट किया हो प्रॉपरली इन द ड्यू प्रोसीडिंग्स, जो भी आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स चली आपने उसमें क्या किया हो, कोऑपरेशन किया हो, एंड फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर करे हो फैक्ट्स के रिलेटिंग टू द केस के फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर्स आपने अच्छे से करा हो, मतलब सारी बातें सही बताई हो, जो पूछी हो, और सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम ट्रू फैक्ट्स सारे सही बताए हो आपने, तो कंपाउंडिंग ऑफेंस वो आपको अलाउ करेगा। अगर आपने झूठ बोला, फ्रॉड किया, प्रोसीडिंग में साथ नहीं दिया, तो कमिश्नर आपका भी साथ नहीं देगा। अब क्या हुआ, अमेंडमेंट क्या आया 1 अक्टूबर 2023 से, ये जो फर्स्ट वाली कंडीशन है ना, हैज कोऑपरेटेड इन ड्यू प्रोसीडिंग्स, ये वाली रिलैक्स कर दी। मतलब कमिश्नर अलाउ कर देगा कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस इवन ओनली इफ, अगर आपने ट्रू एंड फुल डिस्क्लोजर्स करे हो रिलेटिंग टू द केस, अगर आपने बिल्कुल सारी बातें सही बताई हो रिलेटिंग टू द केस, तो वो आपको कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस दे देगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने ड्यू प्रोसीडिंग्स में कोऑपरेट किया हो या नहीं किया हो, क्योंकि क्या होता था फिर कमिश्नर तो हमेशा कह देता था इसने कोऑपरेट ही नहीं करा, तो इस बात का ना कोई प्रूफ नहीं हो पाता था। तो इसलिए जो फर्स्ट वाली कंडीशन है वो हटा दी। सेकंड वाली कंडीशन बोला कि फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर्स अगर करेगा तो कमिश्नर अलाउ कर देगा कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के लिए। क्लियर है? तो ये अमेंडमेंट ये लिखा है, आइए रीड करते हैं। फर्स्ट कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड अबव दैट द एप्लीकेंट हैज कोऑपरेटेड इन द प्रोसीडिंग्स हैज बीन रिलैक्स्ड विद इफेक्ट from 1st October 2023. Now the compounding application can be accepted only if the applicant has made true and full disclosure relating to the case. अगर full and true disclosures करे हैं सिर्फ, तो भी compounding की application accept हो सकती है। आई होप क्लियर है यहाँ तक। फर्दर उसके बाद हमने क्या देखा था, सेक्शन 132 सबसेक्शन 2 में कि जो कंपाउंडिंग अमाउंट होता था, जो कंपाउंडिंग अमाउंट पे करना होता था फॉर द कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, जो अमाउंट पे करना होता था वो क्या होता था, मिनिमम 25% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, मैक्सिमम 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व। एक ही लिमिट थी, सब्जेक्ट टू मिनिमम अमाउंट नॉट बीइंग लेस देन 25% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व एंड मैक्सिमम अमाउंट नॉट बीइंग मोर देन 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व। अब क्या हुआ, अब जैसा ऑफेंस वैसा कंपाउंडिंग अमाउंट। तो अब क्या हुआ, यहां से अमेंडमेंट हुआ, द सेड कंपाउंडिंग अमाउंट हैज बीन प्रिस्क्राइब बाय द न्यूली इंसर्टेड सब रूल 3 ऑफ रूल 162। कंपाउंडिंग अमाउंट को अब कैसे प्रिस्क्राइब कर दिया, वो इस टेबल में। इंपॉर्टेंट है ये। अगर अमाउंट 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से कम है, किस चीज का, ऑफेंस का, जो भी आपने टैक्स इवेड किया है या आईटीसी आपने रॉन्गली यूटिलाइज करी है, और उसका अमाउंट 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से कम है, और अगर अमाउंट 5 करोड़ से ज्यादा है, और ऑफेंस किस टाइप के हैं, ऑफेंस हमारे सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए वाला है, क्लॉज सी वाला है, क्लॉज डी वाला है और क्लॉज ई वाला है। अगर हमारा ऑफेंस जो है सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 में क्लॉज ए वाला, सी वाला, डी वाला, ई वाला है, तो आइए पहले ए वाला, सी वाला, डी वाला, ई वाला एक बार देख लेते हैं कि किस टाइप के ऑफेंस हैं। देखो ए ऑफेंस में क्या है, जहां पे आपने सप्लाई कर दी है विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस, आपने गुड्स की चोरी छुपे या सर्विसेज की चोरी छुपे या दोनों की गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर दी है विदाउट इशू इनवॉइस, विदाउट इशू एन इनवॉइस। ठीक है, ए। उसके बाद बी पर ये एप्लीकेबल नहीं है, ए पर है, सी पर अवेल कर लिया आईटीसी यूजिंग द इनवॉइस और बिल रेफर टू क्लॉज बी और फ्रॉडलेंटली अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। या तो आपने बिना किसी बिल के, बिना किसी इनवॉइस के जबरदस्ती अपने आप ही आईटीसी क्लेम कर ली, झूठी आईटीसी क्लेम कर ली फ्रॉडलेंटली, या आपने मतलब
किसी ने आपको बिना माल बेचे, बिना सप्लाई के इनवॉइस रेज करा और उस इनवॉइस के बेस पर आपने आईटीसी क्लेम कर ली। हमने डिटेल में अपनी क्लासेस में पढ़ा था। डी क्या है, आपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कर ली और गवर्नमेंट को पे ही नहीं करी विद इन द 3 months। आपने रिसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट कर ली। कलेक्ट एनी अमाउंट एज टैक्स, आपने कोई भी अमाउंट कलेक्ट करा एज टैक्स बट फेल टू पे द सेम टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को आपने पे नहीं करा बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑन सच पेमेंट बिकम ड्यू। जब से वो टैक्स ड्यू था 3 महीने हो गए, उसके बाद के पीरियड तक आपने, मतलब 3 महीने गुजर गए, आपने वो टैक्स को गवर्नमेंट को पे नहीं करा। तो ए सी डी और कौन कौन से हैं, ए सी डी ई। ई में क्या है, आपने टैक्स की चोरी करी है या फ्रॉडलेंटली आपने रिफंड ऑब्टेन कर लिया। आपने कहीं पर भी ऐसे कोई केस जो ऊपर कवर नहीं है और ऐसा कोई केस निकल आया जिसमें टैक्स की चोरी हो रही है, या आपने फ्रॉडलेंटली रिफंड ऑब्टेन कर लिया, गलत कागज दिखा के आपने रिफंड ऑब्टेन कर लिया। ठीक है, तो ये जो ए सी डी ई वाले ऑफेंस है, कैसे कैसे, बिना इनवॉइस के सप्लाई कर दी, आपने बिना इनवॉइस के आईटीसी क्लेम कर ली, या फिर बिना सप्लाई के, इनवर्ड सप्लाई के, सिर्फ इनवॉइस के बेस पर आईटीसी क्लेम कर ली, या टैक्स कलेक्ट कर लिया, गवर्नमेंट को पे नहीं करा, 3 महीने से ज्यादा हो गए, या आपने टैक्स की चोरी करी है या फ्रॉडलेंटली आपने रिफंड क्लेम करा है। तो ऐसे केस में आपके जो ऑफेंस की पनिशमेंट होगी उसमें कहीं ना कहीं इम्प्रीजमेंट होगा, जहां पर अमाउंट 2 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 5 करोड़, ये हमने पढ़ा है। आप देख लो कि पेनल्टी क्या लगेगी इसकी, पेनल्टी वाले सेक्शन में। अब जो इम्प्रीजमेंट को कंपाउंडिंग कराने के लिए जो कंपाउंडिंग अमाउंट देना पड़ेगा वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगर ये चार ऑफेंस होंगे और अमाउंट इन्वॉल्व 2 करोड़ से ज्यादा होगा, अप टू 5 करोड़ होगा, तो 60% ऑफ अमाउंट टैक्स इवेडेड, जितनी टैक्स की चोरी हुई है उसका 60%, या आईटीसी जो आपने गलत अवेल कर लिया है या आपने रिफंड रॉन्गली टेकन करा है उसका 60% या 40%, 60% या 40% विच एवर इज हायर। देखो, इसको कंपाउंडिंग ऑफेंस की लिमिट को एक बार और समझो। यहाँ पे वर्ड लिखा है अप टू 60%। अप टू 60% माने 35%, 25%, 40%, 45%, 55%, कोई भी एक परसेंटेज सेट हो सकती है जितना टैक्स एवेड हुआ। तो मान लो अगर केस ऐसा है कि जो कमिश्नर ने उसने कहा, यहाँ पर फर्स्ट वाली लिमिट के अकॉर्डिंग कहा कि 35% ले आओ, 35% पे करा दो टैक्स इवेड और आईटीसी जो भी रॉन्गली इवेल्ड है या फिर गलती से आपने रिफंड ले लिया फ्रॉडलेंटली, 35% ले आओ, क्योंकि अप टू 60% है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, और 40% विच एवर इज हायर। तो इसका मतलब मिनिमम तो हो गई 40% और मैक्सिमम हो गई 60%। समझ गए? अगर मान लो तो ये 35% नहीं होगा, उसको 40% लाना पड़ेगा। समझ गए? अगर यहाँ पे मैं बोलूँ अप टू 60% में 55%, तो उसको 55% लाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो मिनिमम कैप हो गई 40% और मैक्सिमम कैप हो गई 60%। अगर 2 करोड़ से ऊपर है और 5 करोड़ से नीचे है आपका ऑफेंस का जो अमाउंट है, और ऑफेंस कैसे हैं, ए वाले, सी वाले, डी वाले, और आपका ए सी डी ई वाला, तो आपकी ये पेनल्टी, ये कंपाउंडिंग अमाउंट होगा। और अगर 5 करोड़ से ऊपर का ऑफेंस है तो अप टू 75% ऑफ द टैक्स अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड और आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और रिफंड wrongly taken, और 50% of such amount of tax evaded और ITC wrongly availed और refund taken whichever is higher। मतलब मिनिमम कैप तो 50% रहेगा और मैक्सिमम इज अप टू 75%। 75% से ज्यादा नहीं ले सकता वो, क्योंकि मैक्सिमम इज अप टू 75%। आई होप क्लियर है आपका, समझ आ गया होगा यहाँ तक। उसके बाद अगर ऑफेंस एफ वाला है, 132 सबसेक्शन 1 एफ वाला ऑफेंस है, या अगर ऑफेंस एच वाला है, ऑफेंस अगर एफ वाला है, एच वाला है या आई वाला है, एफ वाला है, एच वाला है, आई वाला है। पहले हम ऑफेंस देख लेते हैं कौन कौन से ऑफेंस है। एफ क्या है, अगर फॉल्सिफाइज और सब्सटीट्यूट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, अगर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स झूठे बना रखे हैं,
और फेक अकाउंट्स बना रखे हैं, या फिर ऐसा फर्निश किया आपने अकाउंट जो फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, एफ। उसके बाद एच, या फिर आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पोसेस कर रखा है, एक्वायर पोसेशन और इन एनी वे कंसर्न हिमसेल्फ, कोई ऐसी ट्रांसपोर्टिंग में, रिमूविंग में छुपाते हो, सप्लाई करते हो, परचेज करते हो कोई ऐसा गुड्स जो कि कॉन्फिस्केशन के लिए लाइबल है अंडर दिस एक्ट, मतलब उल्टे सीधे गुड्स हैं, ठीक है ना, आप वो उसकी सप्लाई अलाउड नहीं है, लेकिन आप उसमें इन्वॉल्व हो, उसको कंसील करने में, सप्लाई करने में, खरीदने में, ट्रांसपोर्ट करने में, रिमूव करने में, ठीक है। उसके बाद या फिर receives or is any way concerned with the supply in any manner, deals with any supply of services which ही, मतलब अगर आप कोई ऐसी सर्विस देते हो, ऊपर था कोई ऐसा गुड्स देते हो जो कॉन्ट्रावेंस है, जो आपके ऐसे गुड्स देते हो, ऐसे गुड्स की सप्लाई में, ट्रांसपोर्टिंग में, कंसीलिंग में, रिमूविंग में, डिपॉजिटिंग में इन्वॉल्व हो, जो गुड्स एक्ट के अंदर जब्त कर लिए जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स, ठीक है। और नीचे है कोई ऐसी सर्विसेज में हो जो एक्ट के अकॉर्डिंग खिलाफ है, मान लो मर्डर की कोई सर्विस दे रहे हो, ठीक है ना, तो दीज आर द ऑफेंसेस, दीज आर द ऑफेंसेस। तो इसके रिगार्डिंग आपको कंपाउंडिंग क्या है, अमाउंट इक्विवेलेंट टू 25% ऑफ टैक्स इवेडेड, जितना टैक्स तुमने चोरी करा, ठीक है, उसका 25% का अमाउंट आपको यहाँ पर एज अ कंपाउंडिंग पे करना पड़ेगा, दोनों में सेम ही है। और अगर आपने कोशिश करी है, आपने अटेम्प्ट किया है, अभी हुआ नहीं है वो ऑफेंस, लेकिन आपने कोशिश करी थी, आपने अटेम्प्ट करा था टू कमिट द ऑफेंस, जो ए क्लॉज, सी क्लॉज और एफ क्लॉज तक, मतलब बी में तो वैसे भी कंपाउंडिंग मिलती नहीं है, तो ए और सी टू एफ एंड एच एंड आई के रिलेटेड जो ऑफेंस में अगर अटेम्प्ट भी किया है, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, ऐसी अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस है, अगर आपने अटेम्प्ट भी किया है तो कंपाउंडिंग क्या है, 25% ऑफ सच अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड, जितना टैक्स चोरी किया उसका 25%, और आईटीसी रॉन्गली यूटिलाइज्ड का 25%, और रिफंड रॉन्गली टेकन का 25%, आपका यहाँ पर भी 25% और यहाँ पर भी 25%, ठीक है, ये आपका कंपाउंडिंग अमाउंट होगा। तो पहले क्या था, पहले ये था कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपाउंडिंग होती थी 25% मिनिमम, 100% मैक्सिमम। अब क्या हो गया, अब 2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ से नीचे तक के ऑफेंस की कंपाउंडिंग के अमाउंट अलग है, उसमें भी ऑफेंस अगर ये है तो ये है, और 5 करोड़ से ज़्यादा अगर ऑफेंस है तो उनकी कंपाउंडिंग अलग है, ठीक है, उसका अमाउंट अलग है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आ सकता है। उसके बाद हाउएवर वेयर द ऑफेंस कमिटेड बाय द पर्सन, अब देखो क्या होता है, मान लो अगर एक पर्सन ने क्लॉज ए में भी ऑफेंस किया और उसने क्लॉज आपका एच में भी ऑफेंस किया, तो दोनों की कंपाउंडिंग अलग है, तो क्या करेगा वो, तो वो क्या करेगा, क्लॉज ए के अकॉर्डिंग कंपाउंडिंग अमाउंट निकालो, क्लॉज एच के अकॉर्डिंग कंपाउंडिंग अमाउंट निकालो, दोनों में से जो हायर होगा उसको वो पे करना होगा। तो यही लिखा है, हाउएवर वेयर द ऑफेंस कमिटेड बाय द पर्सन फॉल्स अंडर मोर देन वन कैटेगरी स्पेसिफाइड इन द टेबल अबव, द कंपाउंडिंग अमाउंट इन सच केस शैल बी अमाउंट डिटरमाइन फॉर द ऑफेंस, जो अमाउंट डिटरमाइन हुआ फॉर विच हायर कंपाउंडिंग अमाउंट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड, जो हायर कंपाउंडिंग अमाउंट निकल के आएगा वो आपका कंपाउंडिंग अमाउंट माना जाएगा, अगर 2 या 2 से ज़्यादा आपके ऑफेंस होंगे, ठीक है। मान लो आपने सप्लाई करी है विदाउट टैक्स इनवॉइस और आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन भी दी है, तो सप्लाई विदाउट टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड कंपाउंडिंग अमाउंट निकाल लो, और फॉल्स इनवॉइस से रिलेटेड, फॉल्स इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कंपाउंडिंग अमाउंट निकाल लो, जो इन दोनों अमाउंट का हायर होगा वो आपका कंपाउंडिंग अमाउंट कहलाया जाएगा, ठीक है। तो यही एक अमेंडमेंट आया था पेनल्टी चैप्टर में, 2 अमेंडमेंट थे, एक तो कंपाउंडिंग में जो बेसिक कंडीशन थी कि कोऑपरेटेड किया और फुल डिस्क्लोजर किया होना चाहिए तभी कमिश्नर अलाउ करेगा, उसमें कोऑपरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स हटा दिया है। उसके बाद जो पेनल्टी के अमाउंट है वो ऑफेंसेस, फर्दर ऑफेंसेस के अमाउंट, टाइप ऑफ ऑफेंसेस और ऑफेंसेस के अमाउंट को कैटेगरी रख के कंपाउंडिंग अमाउंट प्रिस्क्राइब करें। तो आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज चैप्टर नंबर 22 अपील्स एंड रिवीजन।
तो अपील एंड रिवीजन के चैप्टर में एक छोटा सा चेंज आया है अपील्स के केस में। सेक्शन रूल नंबर 108 एंड रूल नंबर 109 अमेंड हुआ है। अपील कौन कर सकता था? अपील या तो एग्रीव्ड पर्सन जो टैक्स पेयर है वो कर सकता है अपील, या डिपार्टमेंट भी कर सकता है। ठीक है, तो एन अपील अगेंस्ट एनी डिसीजन और ऑर्डर पास्ड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू अपेलेट अथॉरिटी। अपील कहाँ होगी? एपेलेट अथॉरिटी में होगी। कैन बी फाइल्ड ईदर बाय द एग्रीव्ड पर्सन दैट इज टैक्स पेयर और बाय द डिपार्टमेंट। ये हमने देखा था, यहाँ तक कोई अमेंडमेंट नहीं है। अब क्या हुआ? एक नया प्रोवाइजो इंसर्ट हुआ है। क्या इंसर्ट हुआ है? प्रोवाइजो। प्रोवाइजो में क्या कहा कि एन अपील टू द एपेलेट अथॉरिटी मे बी फाइल्ड मैन्युअली, मतलब अपील मैन्युअली भी फाइल हो सकती है, ऑनलाइन फाइल की बजाय मैन्युअली भी फाइल हो सकती है इन जीएसटी APL 01 फॉर्म अगर अपील टैक्स पेयर फाइल कर रहा है, और जीएसटी APL 03 फॉर्म अगर अपील डिपार्टमेंट फाइल कर रहा है, अलॉन्ग विद द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स ओनली इफ। लेकिन मैन्युअली तभी अलाउड होगी अपील करना अगर कमिश्नर नोटिफाइड कर दे, या तो कमिश्नर नोटिफाइड कर दे, या और लिखा है और द सेम कैन नॉट बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली, या वो अपील इलेक्ट्रॉनिकली फाइल नहीं हो पा रही है क्योंकि जिस डिसीजन के अगेंस्ट अपील करना है वो ऑर्डर डिसीजन कॉमन पोर्टल पर है ही नहीं, ऑनलाइन वो है ही नहीं। जब वो ऑनलाइन नहीं है तो उसके अगेंस्ट अपील ऑनलाइन फाइल हो नहीं पा रही, एंड क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं है एंड इस केस में एंड इन सच केस, ऐसे केस में एक प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट इमीडिएटली इशू करना चाहिए टू द एपेलेंट इमीडिएटली। एपेलेंट को जो अपील कर रहा है दैट इज एपेलेंट, उसको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट दे देंगे कि आपने जो है मैन्युअली फाइल करी है, इस बात का आप प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट हम देते हैं कि हाँ आपने मैन्युअली अपील फाइल करी है। तो क्या है क्रक्स क्या है? पहले अपील सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होती थी, अब अपील मैन्युअली फाइल करी जाती है। कर सकते हैं, मैन्युअली भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर टैक्स पेयर फाइल कर रहा है अपील मैन्युअली तो वो जीएसटी APL 01 फॉर्म फाइल करेगा, और अगर डिपार्टमेंट फाइल कर रहा है अपील मैन्युअली तो वो जीएसटी APL 03 फॉर्म फाइल करेगा। ठीक है, लेकिन अपील मैन्युअली तभी फाइल करी जाएगी अगर कमिश्नर नोटिफाइड कर दे, या कॉमन पोर्टल पर वो नोटिस, वो डिसीजन जिसके अगेंस्ट अपील करनी है वो आपका ऑनलाइन नहीं है, इस चक्कर में आप अपील इलेक्ट्रॉनिकली फाइल नहीं कर पा रहे हैं। और जब अपील मैन्युअली फाइल होगी तो इमीडिएटली एपेलेंट को प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा। दैट इज प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट में क्या लिखा होगा कि यस, मतलब जो अपीलेंट है उसने मैन्युअली अपील फाइल कर दी है, इस बात का एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो ये छोटा सा अमेंडमेंट आया है कि पहले अपील सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होती थी, अब मैन्युअली भी हो सकती है, लेकिन दो ही कंडीशन में, या तो कमिश्नर कह दे या फिर वो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल नहीं हो पा रही क्योंकि डिसीजन जो ऑर्डर है वो ऑनलाइन कॉमन पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आइए उसके बाद आगे चलते हैं। मिसलेनियस प्रोविजन चैप्टर नंबर 24 के अमेंडमेंट। मिसलेनियस प्रोविजन में आपका एक रूल इंसर्ट हुआ है, रूल नंबर 163, दैट इज कंसेंट बेस्ड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। हेडिंग से ही मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर हम कहीं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं जो कि कंसेंट बेस्ड है, मतलब वहां पर आपके टैक्स पेयर की कंसेंट ली जा रही है। तो सेक्शन 158A था जो प्रोवाइड करता था कंसेंट बेस्ड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद नोटिफाइड सिस्टम फर्निश्ड बाय टैक्सेबल पर्सन। देखो क्या मतलब है, कुछ नोटिफाइड सिस्टम है, गवर्नमेंट ने नोटिफाइड सिस्टम कर रखे हैं। मैं वो नोटिफाइड सिस्टम का अगर आप नाम बोलूं आपको तो अकाउंट एग्रीगेटर करके एक सिस्टम है, वो नोटिफाई कर रखा है। अभी थोड़ी देर में इसका मतलब समझते हैं, अकाउंट एग्रीगेटर करके, या पब्लिक टैक्स प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, ये सिस्टम नोटिफाई कर रखे हैं। अभी इसका मतलब समझते हैं थोड़ी देर में। तो ये जो सिस्टम है ये क्या होता है, पोर्टल पर कुछ इंफॉर्मेशन मांगते हैं कि किसी टैक्स पेयर का GSTR 1 मांगेंगे, GSTR 3 भी मांगेंगे, या फिर कोई रजिस्ट्रेशन की, उनके जो रजिस्ट्रेशन की बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मांग सकते हैं। अब वो इंफॉर्मेशन तभी मांगेंगे
वो तभी उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी जब रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ने कंसेंट दे दी हो। यहां तक क्लियर है? अब मान लो GSTR 1 मांगा, मैं नोटिफाइड सिस्टम हूं, मैंने कॉमन पोर्टल पे रिक्वेस्ट करा मिस्टर ए को जो रजिस्टर्ड है टैक्स पेयर है जीएसटी में, मैंने उनसे कहा आप अपना GSTR 1 दो मेरे को। अब GSTR 1 में तो उन्होंने इनवॉइसेस शो कर रखी होंगी जो सेल करा होगा अलग अलग रिसिपिएंट्स को, तो मिस्टर ए को भी कंसेंट देने से पहले, मुझे कंसेंट देने से पहले कि हाँ मैं आपको GSTR 1 दे देता हूं, मुझको कंसेंट देने से पहले मिस्टर ए को अपने रिसिपिएंट से जिनको उन्होंने इनवॉइस रेस करे और वो GSTR 1 में डाले, या डेबिट नोट या क्रेडिट नोट रेस करा और वो GSTR 1 में डाले, उनकी पहले कंसेंट लेनी पड़ेगी, फिर वो मुझे कंसेंट देंगे। अब मुझको कैसे पता चलेगा कि उसने रिसिपिएंट की कंसेंट ले ली? तो लॉ में लिखा कि जो नोटिफाइड सिस्टम है, अगर उसको कंसेंट मिल गई रजिस्टर्ड टैक्स पेयर की, तो ये मान लिया जाएगा कि रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ने रिसिपिएंट की कंसेंट ले ली होगी। क्लियर है यहां तक? तो आइए इसको रीड आउट करते हैं। रीड करते करते आप इसको समझ जाओगे, इजी है काफी। सेक्शन 158A प्रोवाइड फॉर कंसेंट बेस्ड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद नोटिफाइड सिस्टम। अभी नोटिफाइड सिस्टम, अभी दो ही नोटिफाइड सिस्टम है, उसको अभी हम समझते हैं थोड़ी देर में कि ये नोटिफाइड सिस्टम कौन से हैं। अगर ये नोटिफाइड सिस्टम इंफॉर्मेशन मांगेंगे तो सेक्शन 158A कहता है आपको उसको कंसेंट बेस्ड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन देनी है, फर्निश्ड बाय टैक्सेबल पर्सन with effect from 1st October 2023. The said provision is implemented by the Rule 163, which provides that where a registered person opt to share the information furnished in, जहां पे रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट करेगा टू शेयर द इंफॉर्मेशन, कहाँ पर वो ऑप्ट कर सकता है इंफॉर्मेशन शेयर, किस टाइप की इंफॉर्मेशन शेयर होती है? जैसे एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म GSTR EG 01। देखो GSTR EG 01 एक एप्लीकेशन होती है जो हमें पोर्टल पे देनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, ठीक है। अब जब हम रजिस्ट्रेशन लेने के लिए वो एप्लीकेशन देते हैं, उसमें बहुत सारी डिटेल होती है, तो वो इंफॉर्मेशन अगर हमें किसी नोटिफाइड सिस्टम के थ्रू शेयर करनी है, या GSTR 3B की इंफॉर्मेशन हमें नोटिफाइड सिस्टम के थ्रू को शेयर करनी है, या GSTR 1 की हमें इंफॉर्मेशन, GSTR 1 में क्या होता है, हमारे वो इनवॉइसेस शो होते हैं, वो डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ने इशू करे हैं, या तो वो रजिस्टर्ड पर्सन को करे होंगे, रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को करे होंगे, या अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट को करे होंगे, या तो B2B होगी या B2C होगी। समझ आ रहा है? तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन जब नोटिफाइड सिस्टम से को हमें शेयर करना है, तो रजिस्टर्ड जो पर्सन है वो ऑप्ट करता है कि ठीक है मैं नोटिफाइड सिस्टम को ये इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, तो वहां पे जो रिक्वेस्टिंग सिस्टम है, जो रिक्वेस्ट कर रहा है, जो वो नोटिफाइड सिस्टम जो रिक्वेस्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन, वो कंसेंट लेगा, शैल ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द सेड रजिस्टर्ड पर्सन फॉर शेयरिंग ऑफ सच इंफॉर्मेशन एंड शैल कम्युनिकेट द कंसेंट अलॉन्ग विद द डिटेल ऑफ द टैक्स पीरियड वेयर एप्लीकेबल टू द कॉमन पोर्टल। मतलब वो क्या करेगा, वो रजिस्टर्ड पर्सन की कंसेंट लेगा कि मुझे वो इंफॉर्मेशन देने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद फर्दर जो रजिस्टर्ड पर्सन है ना, रजिस्टर्ड पर्सन अपनी कंसेंट देगा शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन की जो GSTR 1 में फर्निश करी है। अब देखो मैं नोटिफाइड पर्सन हूं, मैंने रजिस्टर्ड पर्सन का GSTR 1 चाहिए, तो मुझे पहले कंसेंट लेनी पड़ेगी रजिस्टर्ड पर्सन की। अब जो रजिस्टर्ड पर्सन GSTR 1 की इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए कंसेंट देगा, उससे पहले वो कंसेंट लेगा उन रिसिपिएंट की जिनकी डिटेल उसने GSTR 1 में दिखाई है। तो यही लिखा है, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल गिव कंसेंट फॉर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन फॉर्म GSTR 1 above only after he has obtained the consent of all recipient to whom he has issued the invoice, credit note and debit note during the said tax period for sharing such information with the requesting system and where he provide his consent। और जब वो अपनी consent provide कर देगा, मान लो मैंने अपने रिसिपिएंट से कंसेंट ले ली
और उस रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ने नोटिफाइड सिस्टम को कंसेंट दे दी। जैसे ही उसने अपनी कंसेंट दे दी तो ये मान लिया जाएगा कि रिसिपिएंट ने कंसेंट दे दी होगी कि जीएसटीआर 1 की इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। सच रिसिपिएंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ऑब्टेन्ड। कंसेंट ऑफ रिसिपिएंट डीम्ड टू हैव बीन ऑब्टेन्ड। आई होप क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद द कॉमन पोर्टल शैल कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन रेफर्ड इन हिज रूल with requesting system on receipt from the said system, the consent of the said registered person or the detail of the tax period of the recipient। ठीक है, मतलब जो कॉमन पोर्टल है वो कम्युनिकेट करेगा कि देखो कंसेंट आ गई और जो तुमने डिटेल मांगी थी वो हम डिटेल दे रहे हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई करे हैं ये सिस्टम जो इंफॉर्मेशन मांगते हैं वो अभी 2 सिस्टम नोटिफाई करे हैं, अकाउंट एग्रीगेटर और पब्लिक टैक्स प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस इतना क्रक्स में ध्यान रखो। क्या ध्यान रखो, जब नोटिफाइड गवर्नमेंट के जो सिस्टम इंफॉर्मेशन मांगेंगे तो वहां पे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर की कंसेंट होनी चाहिए, और अगर जीएसटीआर 1 मांग रहे हैं तो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को फर्दर कंसेंट लेनी चाहिए उन रिसिपिएंट से जिनकी डिटेल उन्होंने जीएसटीआर 1 में दिखाई है। ठीक है, अब 2 नोटिफाइड सिस्टम बोले हैं, अकाउंट एग्रीगेटर और पब्लिक टैक्स प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, बैंकिंग लाइन में मान लो आपका आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है। ठीक है, अब आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, सेविंग अकाउंट है, सब चीज है। अब आपको एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना है, लेकिन एक्सिस बैंक के में आपका ना कोई सेविंग अकाउंट है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब क्या है, एक्सिस बैंक आपकी सिबिल निकालेगा, सिबिल रिपोर्ट निकालेगा, आपके इनकम टैक्स रिटर्न ले लेगा, लेकिन फर्दर तब भी उसे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। अब वो आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट तो खोल के देख नहीं सकता कि कहीं आपने कुछ गड़बड़ झमेला तो नहीं किया, तो वो क्या करेगा, अकाउंट एग्रीगेटर से कहेगा कि आप मुझे इसकी एक्सिस बैंक की आईसीआईसीआई बैंक की डिटेल दो, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट दो कि कहीं कोई झमेला तो नहीं किया, क्योंकि हम इसको क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। तो ऐसे ही इसी टाइप का बिजनेस करते हैं जहां पे एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल तक शेयरिंग जाती है इंफॉर्मेशन की। ये तो बेसिक मतलब है अकाउंट एग्रीगेटर का। अब जीएसटी पर्पस के लिए इन लोगों ने कैसे डिफाइन किया, जीएसटी में अकाउंट एग्रीगेटर मींस एन एनबीएफसी विच अंडरटेक द बिजनेस ऑफ एन अकाउंट एग्रीगेटर। एज एन अकाउंट एग्रीगेटर का जो बिजनेस करते हैं एनबीएफसी, वो एनबीएफसी जो अकाउंट एग्रीगेटर का बिजनेस करते हैं इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी डायरेक्शन इशूड बाय आरबीआई, आरबीआई के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एंड डिफाइंड एज सच द एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर डायरेक्शन 2016। मतलब जहां पर एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर का बिजनेस करते हैं। अकाउंट एग्रीगेटर मतलब एक बैंक में अकाउंट है, दूसरे बैंक में नहीं है, अब दूसरे बैंक को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वहां पे अकाउंट्स एग्रीगेटर का एक बिजनेस होता है जहां पे शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है। इसी तरीके से आरबीआई ने ना एक प्रोसेस बनाया, एक सिस्टम बनाया, एक प्लेटफॉर्म बनाया, पब्लिक टैक्स प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। मतलब एक ये इतना अच्छा कोई एक आरबीआई ने सिस्टम और प्लेटफॉर्म टैग के साथ डेवलप करा जहां पर जो क्रेडिट देना, लोन देना बहुत फास्ट हो गया। तो वहां पर क्या हुआ, हमें अब जीएसटी डिपार्टमेंट से मान लो एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, मुझे लोन चाहिए, आरबीआई का टारगेट था कि बिजनेस वालों को लोन जल्दी मिले, फास्ट मिले, है ना, वहां पे बीच में कम से कम माइलस्टोन आए, कम से कम ऑब्स्टेकल्स आए। तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक टैग बनाया कि वहां पर हम फ्रिक्शनलेस क्रेडिट देंगे। तो अब उसमें क्या है, अब तुम किसी को क्रेडिट दोगे, बैंक्स किसी को क्रेडिट देंगी, लोन देंगी, तो उनको कई सारी इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। तो अगर इस टाइप का प्लेटफॉर्म भी जीएसटी पोर्टल से कोई इंफॉर्मेशन निकलवाए तो उन्होंने इसको नोटिफाइड करा। मींस एन एंटरप्राइज ग्रेड ओपन आर्किटेक्चर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो आरबीआई ने कंसेप्चुलाइज किया है। देखो याद नहीं करनी है, बस एक बार रीड करके रख लो। आरबीआई का एक नया इनोवेशन है जहां पर लार्ज इकोसिस्टम ऑफ क्रेडिट टू एंश्योर इंफॉर्मेशन, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाए कई जगह से, वेरियस डेटा सोर्सेज से डिजिटली, जिससे लोन देना जल्दी हो जाएगा। ठीक है, एक बार रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ तक आपके जीएसटी के सारे अमेंडमेंट्स कंप्लीट होते हैं। आई होप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया था वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो रही है।
और जो भी कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करना चाहते थे, जिस टॉपिक में आप कमांड चाहते थे अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए, वो आप इस वीडियो के थ्रू फुलफिल कर पा रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारे सभी पेड कोर्सेज जो हैं वो आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के अवेलेबल हैं ऑन द वेबसाइट escholars.in, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप सोचिए कि फ्री कंटेंट में अगर इतना दम है तो पेड कंटेंट में हमने क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी होंगी। एक बार आप जाके हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें escholars.in, और आप विश्वास मानिए नर्सरी के स्कूल से भी कम फीस पर हमने आपको वीडियो लेक्चर्स जो है आपके एग्जाम के लिए प्रोवाइड करवा रखे हैं एंड मच ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। थैंक यू सो मच। अब हम मूव ऑन करते हैं पार्ट 2, कस्टम एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो कस्टम की अगर हम बात करें तो चैप्टर 1 का हम अमेंडमेंट देखने जा रहे हैं, लेवी ऑफ एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। तो इस अमेंडमेंट की अगर हम बात करें जो कि आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, इट इज़ नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है इंपॉर्टेंट। बस इसमें एक छोटा सा चेंज आया है। पहले ये जो री इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स वाला प्रोविजन हमने स्टडी करा था इन केस ऑफ कंसेशनल ड्यूटी, उसमें क्या होता था कि एक कंडीशन होती थी कि जो री इम्पोर्टेशन की टाइम लिमिट होती थी 3 इयर्स और 2 इयर्स, ये हमने अच्छे से पढ़ा था, वहाँ पे कोई चेंज नहीं है। लेकिन यहाँ पर 1 ईयर की लिमिट होती थी अगर एडवांस ऑथराइजेशन या ईपीसीजी या ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम के अंदर गुड्स एक्सपोर्ट हुए हैं, या एनी रिवॉर्ड स्कीम ऑफ चैप्टर 3 ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत गुड्स एक्सपोर्ट हुए हैं, तो उनकी री इम्पोर्ट की टाइम लिमिट 1 ईयर हुआ करती थी। ठीक है, तो बस चेंज क्या है, चेंज सुनना, चैप्टर 3 हटके चैप्टर 4 हो गया है। तो ये एग्जाम के लिए बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अब 2023 की आई थी, तो वहां पे चैप्टर 3 नाउ गॉन, चैप्टर 4 आ गया आपका। तो इसलिए अमेंडमेंट में यहाँ पे एनी रिवॉर्ड स्कीम ऑफ चैप्टर 3 वर्ड हटा के एनी रिवॉर्ड स्कीम ऑफ चैप्टर 4 कर दिया, बाकी हमारा पूरा सेम है। ठीक है ना, तो इट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू कैन स्किप दिस अमेंडमेंट। नाउ कम टू नेक्स्ट अमेंडमेंट, इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स, चैप्टर नंबर 5। बेटा इस चैप्टर में जो अमेंडमेंट आया है वो आपका अमेंडमेंट आया है डेफर्ड पेमेंट में। डेफर्ड पेमेंट का हमने अच्छे से क्लास में स्टडी किया था कि डेफर्ड पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी रूल्स क्या क्या होता है। तो जहां पर इंपोर्टर्स को ऑप्शन दिया जाता है कि फर्स्ट डे ऑफ द मंथ से 15th डे ऑफ द मंथ के बीच के जितने भी बिल ऑफ एंट्री है उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 16th ऑफ दैट मंथ तक पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मई का मंथ चल रहा है तो 1 मई से 15 मई तक के बीच में जो भी बिल ऑफ एंट्री आ रही है उसका आप ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी 16 मई तक फाइल भर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद 16th डे से टिल द लास्ट डे ऑफ एनी मंथ अदर देन मार्च, मतलब 16 मई से 31 मई तक, 16 मई से 31 मई तक आप 1 जून तक इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर मार्च का मंथ है, इफ द मंथ इज ऑफ मार्च देन 16th मार्च टू 31 मार्च का ड्यूटी का पेमेंट आपको 31 मार्च तक ही करना है। तो ये आपकी क्या थी, डेफर्ड पेमेंट्स की डेट, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। चेंज कहाँ है, ये आपका एक अमेंडमेंट आया कि द सेड रूल्स हैव बीन अमेंडेड टू फर्दर प्रोवाइड दैट वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडर्स इट्स नेसेसरी, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है और जरूरत है, एक्सपीडियंट है, इट में अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में और रीजंस रिकॉर्ड करते हुए इन राइटिंग वो किसी डिफरेंट ड्यूटी डेट पर भी पेमेंट का अलाउंस कर सकती है। पहले क्या था, पहले यही ड्यू डेट फिक्स थी कि अगर 1st to 15th ऑफ अ मंथ है तो 16th ऑफ द मंथ तक आपको ड्यूटी का पेमेंट कर देना है, और अगर 16th to 31st ऑफ द मंथ है एक्सेप्ट मार्च तो आपको 1st ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक ड्यूटी का पेमेंट कर देना है, और अगर मार्च में 16 to 31st ऑफ मार्च है तो आपको बाय 31st मार्च ही इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट कर देना है। तो ये इकट्ठा लेते थे तो इसको हम बोलते थे डेफर्ड स्कीम। अब क्या बोला, अब गवर्नमेंट ने एक एडिशनल पॉइंट ऐड करा
कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, अगर ये मैटर ज़रूरी हो, नेसेसरी हो, एक्सपीडियंट हो और इसके रीजंस रिकॉर्ड हो सके, होने चाहिए राइटिंग में, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस के केस में ड्यूटी का पेमेंट किसी और दिन भी अलाउ किया जा सकता है और उसको विद इन ड्यू डेट माना जाएगा। ठीक है, तो छोटा सा अमेंडमेंट है। उसके बाद हमने देखा था कि डेफर्ड पेमेंट नहीं अलाउ होगा कुछ केस में। कौन से केस में? जब इंपोर्टर डिफॉल्ट करेगा मोर देन वंस इन 3 कंजिक्यूटिव मंथ्स, मतलब जैसे अप्रैल, मई, जून, ये 3 कंजिक्यूटिव मंथ्स हैं, लगातार चलने वाले मंथ्स। इसमें मोर देन वंस मतलब एक से ज्यादा बार अगर वो डिफॉल्ट करता है इन द पेमेंट ऑफ ड्यूटी, डेफर्ड पेमेंट में भी डिफॉल्ट करता है, तो उसको ये जो फैसिलिटी है डेफर्ड पेमेंट की, ये उसको अलाउ नहीं की जाएगी। अनलेस अलाउ कर दी जाएगी जब तक वो पूरा ड्यू पे कर दे और वो इंटरेस्ट पे कर दे। पहले सिर्फ इतना लिखा था, अब जो पूरा ड्यू की बात है ना, उसको इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने कहा द सेम हैज बीन अमेंडेड टू फर्दर प्रोवाइडेड दैट एलिजिबल इंपोर्टर, उसको परमिटेड हो जाएगा टू मेक द डेफर्ड स्कीम, अगर वो एक तो ड्यूटी पूरी पे कर दे विद इन अ ड्यू डेट, वो ड्यूटी पूरी कर दे। एंड अगर मान लो यहाँ पर उसने ड्यूटी पूरी पे कर दी, विद इन अ ड्यू डेट उसने पे कर दी, बाद में ड्यूटी का रीअसेसमेंट हुआ, रीअसेसमेंट हो सकता है ना, अधिकारी ने कहा आपकी बिल ऑफ एंट्री पे फिगर गलत है, आपने वैल्यू ऑफ जो वैल्यू है, जो हमने वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ा वहां पे आपने वैल्यू गलत ले रखी है, आपकी ड्यूटी इतनी बनती है, मान लो 10 रुपए की ड्यूटी थी और अधिकारी कह रहा है 100 रुपए की ड्यूटी बनती है, तो ये जो डिफरेंशियल अमाउंट है 90 रुपीज, इसको वो पे कर दे, पे द डिफरेंशियल ड्यूटी फॉर द सेम बिल ऑफ एंट्री अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ रीअसेसमेंट विद इन अ डे, एक दिन के अंदर अंदर, विद इन 1 डे, एक दिन के अंदर अंदर, एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज। अगर मान लो जो नेक्स्ट डे है वो हॉलीडे पड़ गया तो उसके नेक्स्ट डे के अंदर अंदर वो डिफरेंशियल ड्यूटी पे कर दे। क्लियर है? तो 2 अमेंडमेंट आए हैं डेफर्ड पेमेंट के केस में। पहला क्या आया है कि ये जो डेट है उसमें कई अमेंडमेंट नहीं है, बट इतना बोल दिया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे और एक्सपीडियंट है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के केस में रीजंस रिकॉर्ड करते हुए वो कोई डिफरेंट डेट भी दे सकती है फॉर पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी। उसके बाद ये डेफर्ड पेमेंट का ऑप्शन कब अलाउ नहीं होता? जब आपने मोर देन वंस डिफॉल्ट किया इन द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी इन कंसेक्यूटिव 3 मंथ्स, लेकिन अलाउ हो जाएगा अगर आपने उसको पूरी तरीके से पे कर दिया। उसमें क्या अमेंडमेंट आया कि जो हमारा इंपोर्टर है वो एलिजिबल हो जाएगा अगर वो ड्यूटी पूरी पे कर दे विद इन अ ड्यू डेट, या डिफरेंशियल ड्यूटी ऑन अकाउंट ऑफ रीअसेसमेंट विद इंटरेस्ट, उसको वो पे कर दे विद इन 1 डे। समझ में आ गया? तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये 2 कुछ खास से, इतने खास अमेंडमेंट भी नहीं है, ठीक है ना, याद हो जाएंगे आराम से। नाउ नेक्स्ट, फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इन कस्टम्स। आइए इसको स्टडी करते हैं। तो अब इस अमेंडमेंट में क्या है? फेज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये हमने सेक्शन 51A पढ़ा था। सेक्शन 51A क्या था कि ई कैश लेजर कैन बी यूज्ड टू पे व्हाट? ड्यूटी, इंटरेस्ट, फीस, ठीक है, जो ड्यूटी, इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टी, ठीक है, अंडर जो भी लेविड होती है अंडर कस्टम एक्ट या कस्टम टैरिफ एक्ट। ई कैश लेजर होता है पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिकली, ई माने इलेक्ट्रॉनिकली, एक कैश लेजर होता है। आप उसमें क्या कर सकते हो? नेट बैंकिंग के थ्रू अमाउंट डाल सकते हो। मान लो आपने डाला 10,000 रुपीज, तो इसका बैलेंस हो जाएगा 10,000 रुपीज। इसको आप फर्दर यूज कर सकते हो ड्यूटी के पेमेंट में, ठीक है, IGST के पेमेंट में, GST के कंपेंसेशन सेस के पेमेंट में, इंटरेस्ट के पेमेंट में, फीस के पेमेंट में, पेनल्टी के पेमेंट में, जो भी आपका कस्टम एक्ट और कस्टम टैरिफ एक्ट में लगेगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे बच गया 2,000 बच गया तो आप इसका रिफंड भी ले सकते हो।
तो कस्टम अगर ई कैश लेजर में कुछ सरप्लस भी बच गया आप उसका बाद में रिफंड भी ले सकते हो। तो ये इलेक्ट्रॉनिकली एक मोड निकाला फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, तो इसको कहते हैं ई कैश लेजर फंक्शनैलिटी। अब इसमें अमेंडमेंट क्या आया? अमेंडमेंट ये आया कि ई कैश लेजर नहीं एप्लीकेबल होगा इन केसेस में। तो आइए इसको समझते हैं। पहले स्टार्टिंग का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ रीड करते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर functionality is covered in section 51A of the Custom Act 1962. It provides enabling provision whereby importer, exporter or any other person liable to pay duty fees etc. under Custom Act, जिसको Custom Act के अंदर ड्यूटी फीस टैक्सेस वगैरह एक्स्ट्रा पे करने हैं, has to make a non-interest bearing deposit with the government for the purpose of payment. Section 51A Clause 4 provides that CBIC may by notification exempt certain category, certain deposits to which provision of ECL will not be applicable. तो ये बेसिकली हमें पढ़ना है। This is important, this is amendment, जो कि 29 Feb 2024 से वैलिड हुआ। तो नवंबर 2024 के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस केसेस में, ये 4 केसेस में ई कैश लेजर से पेमेंट करना ज़रूरी नहीं है। आप मैनुअली इलेक्ट्रॉनिकली कैश में पेमेंट करना ज़रूरी नहीं है। आप मैनुअली बैंक में जाके चालान जनरेट करवा के पे कर सकते हो ड्यूज। कहाँ पर नहीं है? फर्स्ट पॉइंट, जहाँ पर कस्टम स्टेशन पे कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है, जहाँ कस्टम का पोर्टल ही नहीं है, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ही नहीं है, ये ई ही नहीं है, तो कैसे हम इलेक्ट्रॉनिकली पे कर देगा इंपोर्टर एक्सपोर्टर ड्यूटी? इसलिए उस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड इन कस्टम स्टेशन वेयर कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम इज नॉट इन प्लेस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, with respect to goods imported or exported at international courier terminals. इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल्स पर जो गुड्स इंपोर्ट होते हैं, जो गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं, वहां पे ई कैश लेजर की जरूरत नहीं है, आप मैनुअली भी चालान सबमिट कर सकते हो। अब उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू अकम्पनीड बैगेज, विद रिस्पेक्ट टू अकम्पनीड बैगेज, इसका क्या मतलब हुआ? आप खुद आ रहे हो, फॉरेन से आ रहे हो, यूएसए से आ रहे हो, और बैगेज रूल्स के हिसाब से आप पर ड्यूटी बनती है। आप अपना सेल्फ ट्रॉली वगैरह में कुछ ऐसा सामान ला रहे हो जिसमें आपकी ड्यूटी बनती है बैग्स में। ठीक है, तो अब आपको क्या ई कैश लेजर से रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के कॉमन पोर्टल के थ्रू ड्यूटी पे कराएंगे? नहीं, आप वहीं की वहीं बैंक से चालान जनरेट करा के आप अपनी वहीं की वहीं एट द एयरपोर्ट और एट द शिप पोर्ट आप वहीं की वहीं पे कर दोगे ड्यूटी। ठीक है ना, तो वहां पर ई कैश लेजर की जरूरत नहीं है अकम्पनीड बैगेज के केस में। उसके बाद क्या है? उसके बाद अदर देन दोज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ, मतलब इनके अलावा अगर कोई पेमेंट है तो वहां पे मैनुअली आप चालान जनरेट कर सकते हो बैंक के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर ये मैनुअल वाले केसेस हैं कि यहाँ मैनुअल के केसेस हैं जहाँ पे फर्स्ट कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है, सेकंड इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल्स पर आप ड्यूटी पे कर सकते हो मैनुअली। उसके बाद अकम्पनीड बैगेज, साथ में बैगेज लेके आ रहे हो, देयर यू कैन यूज द मैनुअल, ई कैश लेजर इज नॉट कंपल्सरी। देन अदर देन दोज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ, मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट आपको करना है किसका? ड्यूटी का, आईजीएसटी का, जीएसटी कंपेंसेशन का, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, इनका तो आपको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ही करना है, ई कैश लेजर के थ्रू ही करना है। लेकिन इनके अलावा अगर कोई चार्जेस आते हैं जो कस्टम टैरिफ एक्ट में लगते हैं, इनके अलावा अगर कोई चार्जेस आते हैं, स्कोप कम है बट इनके अलावा आते हैं, तो आप कैश लेजर से पे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 10,000 से ज़्यादा की ड्यूटी पर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मैंडेटरी है, ये हमने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोसीजर में पढ़ा था। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि 10,000 से कम का अगर पेमेंट है, मान लो अगर आपकी कस्टम ड्यूटी 2,000-2,500 के अराउंड है, ठीक है, 10,000 से कम है, तो वहाँ पर ई कैश लेजर होना मैंडेटरी नहीं है, मैनुअली आप बैंक पर चालान के थ्रू उसको सबमिट कर सकते हो। तो वही लिखा है, हेडिंग देखो, हेडिंग है ई कैश लेजर विल नॉट बी एप्लीकेबल, और वो एप्लीकेबल नहीं होगा इन चारों पॉइंट में।
ठीक है, चारों पॉइंट में कहाँ, फर्स्ट जहाँ पे कस्टम ऑटोमेटेड स्टेशन नहीं है, जहाँ पे कोरियर इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ जा रहा है, जहाँ पे अकम्पनीड बैगेज है, और जहाँ पे अदर पेमेंट है अदर देन ड्यूटी, IGST, GST कंपनसेशन सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस। जैसे फॉर एग्जांपल जो फोर्थ वाले पॉइंट के लिए एग्जांपल है, जहाँ पे आपका ड्यूटी लेस देन 10,000 रुपीज है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है फेज्ड इंट्रोडक्शन ऑफ ECL। ये जो 4 पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट है फॉर द नवंबर 2024 एग्जाम्स। उसके बाद नाउ कम टू चैप्टर नंबर 8, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो आइए स्टूडेंट्स अब FTP की बात करते हैं। ऑब्वियस है FTP में नवंबर 2024 के लिए चेंजेस अच्छे आए हैं। ठीक है, आइए फर्स्ट अमेंडमेंट की बात करते हैं। FTP जो चैप्टर है वो आपका थोड़ा कम याद रहता है स्टूडेंट्स को, इसलिए हमने हैंड रिटन नोट्स अपने लाइव क्लासेस में आप लोगों को लिखवाए थे। ठीक है, तो वही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज 4 to 5 मार्क्स की वेटेज रहता है और वॉल्यूम बहुत है, और याद नहीं रह पाता है तो आपको एक तो पास्ट क्वेश्चंस का ट्रेंड उसको समझना है, और प्लस आपको जो हैंड रिटन स्पेसिफिक नोट्स है उसको करके जाना है। ठीक है, अमेंडमेंट्स देख लेते हैं एक बार। हमने सेकंड हैंड गुड्स के केस में इंपोर्ट पॉलिसी देखी थी, जहां पर कैपिटल गुड्स के केस में जब सेकंड हैंड गुड्स का इंपोर्ट होता है तो वहां पर वो रेस्ट्रिक्टेड होता है। रेस्ट्रिक्टेड माने ऑथराइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है और कंडीशंस फुलफिल करनी होती है वहां पर। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स में, और इन प्रोडक्ट्स के अलावा वो फ्री होते हैं फॉर इंपोर्ट, आप इजीली इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सेकंड हैंड गुड्स के केस में अगर आप एयर कंडीशनर का इंपोर्ट कर रहे हो तो वो रेस्ट्रिक्टेड है, वहां पे आपको ऑथराइजेशन की जरूरत है। डीजल जनरेटिंग सेट्स का इंपोर्ट कर रहे हो, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स का इंपोर्ट कर रहे हो, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड। या फिर रिफर्बिश्ड रिकंडीशन्ड स्पेयर्स ऑफ रिफर्बिश्ड पार्ट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स या लैपटॉप, मतलब लैपटॉप वगैरह के पार्ट्स आप रिफर्बिश्ड जो सही होके जो पार्ट्स हैं आप उसको इंपोर्ट कर रहे हो, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड। ऑल नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक एंड IT गुड्स, जनरली इलेक्ट्रॉनिक और IT गुड्स के इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट किया गया। उसमें अमेंडमेंट आया, उसमें फर्दर एक और आर्टिकल ऐड किया गया कि अगर आप यूज्ड IT एसेट्स का इंपोर्ट करते हो SEZ से डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में ही, डोमेस्टिक एरिया में ही, आप SEZ से डोमेस्टिक एरिया में ही कर रहे हो तो भी वो रेस्ट्रिक्टेड होगा इंपोर्ट। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से DTA में अगर कैपिटल गुड्स में यूज्ड IT एसेट्स, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, मॉनिटर, प्रिंटर हो, ठीक है, उनका अगर इंपोर्ट हो रहा है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड एंड रिक्वायर ऑथराइजेशन। ठीक है, मतलब ये प्योर थ्योरी बेस्ड चैप्टर है तो इसको बस याद ही करना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उसके बाद सेकंड है मर्चेंट ट्रेडिंग कैरिड आउट विद इन वन स्पेसिफिक फॉरेन कंट्री परमिटेड। ये हमने पढ़ा था, मर्चेंट ट्रेडिंग मतलब ट्रेड वगैरह, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। मर्चेंट ट्रेडिंग ऑफ शिपमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स का शिपमेंट फ्रॉम वन फॉरेन कंट्री टू अनदर फॉरेन कंट्री, मतलब शिप के थ्रू हमारे गुड्स का सेल हो रहा है, मर्चेंट ट्रेड हो रहा है फ्रॉम वन फॉरेन कंट्री, फॉर एग्जांपल USA टू अनदर फॉरेन कंट्री, फॉर एग्जांपल लंदन। अब USA से लंदन मर्चेंट ट्रेडिंग अलाउड थी विदाउट टचिंग इंडियन एयरपोर्ट्स, ये आपकी अलाउड थी। तो ये हमने पहले पढ़ा था, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। अर्लियर मर्चेंट ट्रेडिंग ऑफ शिपमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन फॉरेन कंट्री टू अनदर फॉरेन कंट्री विदाउट टचिंग इंडियन पोर्ट्स इन्वॉल्विंग एन इंडियन इंटरमीडियरी वाज अलाउड सब्जेक्ट टू RBI गाइडलाइंस। RBI गाइडलाइंस के लिए सब्जेक्ट, RBI की गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है, एक्सेप्ट वो गुड्स को छोड़ के जो साइट्स एंड कॉमेट लिस्ट में है। ये 2 लिस्ट प्रिस्क्राइब कर रखी है गवर्नमेंट ने, इसमें कुछ गुड्स मेंशन है, इन गुड्स की मर्चेंट ट्रेडिंग अलाउड नहीं है फ्रॉम वन फॉरेन कंट्री टू अनदर फॉरेन कंट्री विदाउट टचिंग द इंडियन एयरपोर्ट्स, इंडियन पोर्ट्स। ठीक है, अब क्या अमेंडमेंट क्या आया कि अभी तक तो क्या था कि एक फॉरेन कंट्री से दूसरी फॉरेन कंट्री चलता था,
अब बोले कि अगर हमें ऐसे करना पड़े कि एक ही फॉरेन कंट्री में, यूएसए में ही, एक जगह से दूसरी जगह हमें गुड्स की ट्रांसपोर्टिंग, वो मर्चेंट ट्रेड करवाना है, ठीक है, थ्रू शिप, तो फिर तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हम तो भी अलाउड कर देते हैं। तो नाउ मर्चेंट ट्रेडिंग कैरिड आउट विद इन वन स्पेसिफिक फॉरेन कंट्री इज आल्सो परमिटेड। अब क्या हो गया है, अब वन फॉरेन कंट्री के अंदर, विद इन वन फॉरेन कंट्री मर्चेंट ट्रेडिंग अलाउड हो गई है, सब्जेक्ट टू आरबीआई गाइडलाइंस एक्सेप्ट गुड्स इन साइट्स एंड स्कॉमेट लिस्ट। ठीक है, तो सिंपल सा आपको क्या ध्यान रखना है कि मर्चेंट ट्रेडिंग ऑफ गुड्स पहले क्या होता था, फ्रॉम वन फॉरेन कंट्री टू अनदर फॉरेन कंट्री विदाउट टचिंग इंडियन पोर्ट्स आपका अलाउड होता था, एक्सेप्ट वो जो गुड्स मेंशन्ड होंगे आपका स्कॉमेट और साइट्स की लिस्ट में। अब क्या है, अब मर्चेंट ट्रेडिंग इन विद इन अ स्पेसिफिक कंट्री भी अलाउड है, विद इन अ स्पेसिफिक फॉरेन कंट्री भी अलाउड है विदाउट टचिंग इंडियन पोर्ट्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट अमेंडमेंट में चलते हैं। एफटीपी में पॉइंट नंबर 3 है अमेंडमेंट का, उसको हम अपना हैंड रिटन नोट से करने वाले हैं। आपको इसको राइट डाउन संग की संग लिखना है, काफी इजी अमेंडमेंट है, मैंने इसको सिंप्लीफाइड वे में लिखा है। इसको आप लिखते ही, रीड करते ही, अराउंड 1 या 2 रीडिंग में ही आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो आइए मैं ब्रीफ कर देती हूँ आपको। इंपोर्ट ऑफ आइटम्स अंडर एडवांस ऑथराइजेशन, ईओयू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन enabled without compliance to mandatory quality control orders। अब देखो बेटा, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स ये गवर्नमेंट ने सेट कर रखे हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो उस केस में उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में गवर्नमेंट कहती है कि आपको ये क्वालिटी कंट्रोल करके रखना है उस प्रोडक्ट का। किस लिए? कंज्यूमर्स की हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स हैं ये आप जो एक्सपोर्टर है वो भी फुलफिल करेंगे, जो डोमेस्टिक वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी फुलफिल करेंगे, उनको भी फुलफिल करना जरूरी होता है। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट कर रहे हो अंडर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम फॉर EOUs फॉर SEZ, आप इंपोर्ट करके बस एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप कुछ इनपुट्स इंपोर्ट कर रहे हो, उसको यूज कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग में और वो कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, वो एज इट इज एक्सपोर्ट हो रहा है, वो आपका एज इट इज एक्सपोर्ट हो रहा है, तब आपको ये क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बाहर से इनपुट्स मंगाए हैं और जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो बाहर ही बेच रहे हो। तो हमें अपने जो अपने कंज्यूमर्स हैं इंडिया के, उनकी सेफ्टी, उनकी हेल्थ के लिए हमने QCOs बनाए हैं, क्योंकि आप बाहर के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हो तो हमें वहां से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो पहले समझते हैं ये QCOs का क्या मतलब है और उसके बाद देखते हैं कि एग्जेम्पशन में मैंडेटरी QCO ना फॉलो करने में कुछ कंडीशंस लगाई हैं, वो कंडीशंस क्या हैं। तो आइए रीड करते हैं, साइड बाय साइड आप नोट करते चलो। तो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स आर रेगुलेटरी मैंडेट इशूड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट प्रोडक्ट्स मीट स्पेसिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स ये वो रेगुलेटरी है जो कि मैंडेटरी है, इंडियन गवर्नमेंट ने इम्पोज कर रखे हैं जिससे स्पेसिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फुलफिल हो सके। These orders typically issued by Bureau of Indian Standards to protect, why these quality control orders are imposed? To protect consumer safety, health and environment. Domestic manufacturers as well as importers need to ensure that product covered by the QCO. ठीक है, must covered, ठीक है ना, समझ आ गया ये QCO का मतलब। अब क्या है, मस्ट नॉट बी, देखो क्या लिखा है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स और जो इंपोर्टर्स हैं उनको एंश्योर करना है कि ये जो प्रोडक्ट है ये QCO को कवर करें, मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड कंट्रोल्स को फुलफिल करें, मतलब वो मैन्युफैक्चर ऐसे नहीं हो जाए कि विदाउट कंप्लायंस ऑफ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स। लेकिन हाउएवर अगर मान लो केस ऐसा है, मैं एज एन इंपोर्टर मैंने इनपुट्स इंपोर्ट करे हैं, एडवांस ऑथराइजेशन की स्कीम में मैंने ये बोला है कि मैंने इस इनपुट्स को इसीलिए इंपोर्ट किया है क्योंकि मैं एक्सपोर्ट करूंगी, मैन्युफैक्चरिंग करके मैं एक्सपोर्ट करूंगी, इसलिए मैंने इनपुट्स को इंपोर्ट किया है।
तो उस केस में मुझे ये बोलना पड़ेगा कि जो इनपुट्स यूज कर रही हूं वो मैं सिर्फ एक्सपोर्ट्स के लिए कर रही हूं, तो क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स की जरूरत नहीं है। तो ये अमेंडमेंट स्टार्ट हुआ। हाउएवर, import of inputs under advance authorization EOUs SEZ without compliance to mandatory QCOs shall be subject to the following conditions। क्या बोला कि मतलब अगर आप import advance authorization में करते हो, EOU में करते हो, या थ्रू SEZ से import कर रहे हो, मतलब import कर रहे हो SEZ एज एन बाय SEZ import है, बाय EOUs import है, बाय AA import है, तो उनको जरूरत नहीं है QCOs की कंप्लायंस करना। क्यों? लेकिन कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। आइए वो कंडीशन देखते हैं। एडवांस ऑथराइजेशन के केस में नोट डाउन करते जाना, बहुत इजी लैंग्वेज में है। फर्स्ट कंडीशन, मतलब यहां पर इनको क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। जो इंपोर्टेड इनपुट्स है, जो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के अंदर आपने इनपुट को इंपोर्ट किया है, वो यूटिलाइज्ड होंगे इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट ओनली एंड शैल बी एक्सपोर्टेड अंडर द सेम ऑथराइजेशन। उसी ऑथराइजेशन के अंदर वो सेम एक्सपोर्ट हो जाने चाहिए। देखो बेटा, इनपुट जो आए हैं वो QCO मेंटेन करके नहीं आए हैं। अगर हमने उसको इंडिया में डोमेस्टिकली यूज कर लिया तो हो सकता है मेरे कंज्यूमर्स, मेरे इंडिया के लोग, उनकी हेल्थ पर खराब कुछ असर पड़ जाए या मेरे एनवायरनमेंट के लिए खतरा हो जाए। तो हमने कहा अगर तुम इंपोर्ट करके ला रहे हो एक्सपोर्ट करने के लिए तो कोई बात नहीं, QCO फुलफिल मत करना, ध्यान रखना। उसके बाद अगर मान लो कुछ अनयूटिलाइज्ड इंपोर्ट है, मान लो तुमने इनपुट्स इंपोर्ट करे थे, वो इनपुट्स बना के आपने एक्सपोर्ट कर दिया प्रोडक्ट बना के, तो ठीक है। अब कुछ इनपुट्स पड़े हुए हैं तो वो इनपुट्स डोमेस्टिकली नहीं आने चाहिए, मार्केट में नहीं आने चाहिए, वो इन फ्रंट ऑफ कस्टम अथॉरिटीज आपको उसको डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि आपने उसमें QCO मेंटेन नहीं करा है। तो वही लिखा है, अनयूटिलाइज्ड इंपोर्ट शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू DTA डोमेस्टिक एरिया even after regularization of default in fulfillment of export obligation। आपने एक्सपोर्ट नहीं करा, आपके गोडाउन में वो इनपुट करा हुआ इंपोर्ट पड़ा हुआ है, इंपोर्टेड इनपुट पड़ा हुआ है जो कि विदाउट QCOs है, तो आप उसको इंडिया में अंदर डोमेस्टिकली नहीं ला सकते। इट शैल बी डिस्ट्रॉयड इन द प्रेजेंस ऑफ जुडिक्शनल GST कस्टम अथॉरिटीज और मे बी री एक्सपोर्टेड। या वो इनपुट को वापस भेज दो तुरंत या फिर उसको डिस्ट्रॉयड कर दो। इन एडिशन उस इंपोर्ट पर आप ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि एडवांस ऑथराइजेशन के स्कीम के अंदर आप इंपोर्ट करके लाते हो इनपुट्स का, जिसको आप एक्सपोर्ट करोगे तो ड्यूटीज एग्जेम्प्ट हो जाती है ना, ड्यूटीज में बेनिफिट मिलता है। लेकिन अब क्योंकि आपने एक्सपोर्ट किया नहीं, उसको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो या री एक्सपोर्ट कर रहे हो एज इट इज, तो आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो इन एडिशन सच अनयूटिलाइज्ड इंपोर्ट शैल बी लायबल टू पेमेंट ऑफ इफेक्टिव ड्यूटी अलोंग विद द इंटरेस्ट टू कस्टम अथॉरिटीज एंड स्पेसिफाइड कंपोजिशन फी टू DGFT। क्लियर है यहां तक? उसके बाद फॉर सेड एग्जेम्पशन शैल बी स्पेसिफिकली एंडोर्स्ड इन एडवांस ऑथराइजेशन। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में लिखा हो कि आपने क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं करे हैं क्योंकि आप एग्जेम्प्टेड हो, बिकॉज आप इनपुट्स को इंपोर्ट कर रहे हो और एक प्रोडक्ट बना रहे हो जिसको आप एक्सपोर्ट करोगे, इसलिए आपको QCOs मेंटेन नहीं करने हैं, उसमें लिखा होना चाहिए। और द एग्जेम्पशन फ्रॉम QCO विल बी अवेलेबल फॉर फिजिकल एक्सपोर्ट्स ओनली। डीम्ड एक्सपोर्ट पर ये नहीं अप्लाई होगा। ये कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स विदाउट कंप्लायंस टू द मैंडेटरी QCOs अंडर DFIA स्कीम। अगर DFIA स्कीम है उसमें मैंडेटरी QCO करना पड़ेगा। DFIA स्कीम है तो उसमें मैंडेटरी QCO फॉलो करना पड़ेगा। वहां पर बिना QCO के, बिना क्वालिटी कंट्रोल के इंपोर्ट करना अलाउड नहीं है। ठीक है, क्लियर है? इसको फटाफट आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। ठीक है, इजी लैंग्वेज में लिखा है, बस ये कंडीशंस आपको थोड़ा थोड़ा याद हो कि भैया सिंपल सी बात है कि अगर आप इनपुट्स बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो जिससे आप मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट कर रहे हो प्रोडक्ट, तो वहां पे क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत नहीं है।
अगर इंपोर्ट बच जाते हैं, वो इनपुट बच जाते हैं अगर वो, तो आप उसको, इनपुट अगर बच गए तो आप उसको डोमेस्टिकली नहीं लाओगे, डिस्ट्रॉय कर दोगे इन फ्रंट ऑफ कस्टम अथॉरिटीज। सेम पैटर्न पर आपका जो बना वो आपका फॉर ईओयूज बना। देखो फॉर ईओयूज में भी यही लिख दिया कि ये लोग जब एग्जेम्पशन, इनको भी इनपुट के इंपोर्ट पर एग्जेम्पशन है कि ये क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स नहीं मेंटेन करें, बशर्त, शर्त क्या है कि वो उसका एक्सपोर्ट करेंगे, उसको एक्सपोर्ट प्रोडक्शन में यूज करेंगे। नो डीटीए क्लियरेंस इज अलाउड, डोमेस्टिक क्लियरेंस अलाउड नहीं होगी, समझ रहे हो? घर पे नहीं ला सकते हो, इंडिया में डोमेस्टिकली नहीं बेच सकते हो। एंड अंडरटेकिंग टू दैट इफेक्ट विल बी सबमिटेड टू द कस्टम अथॉरिटीज, अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन, एंड द कॉपी ऑफ सेम, उसको भी आपको सबमिट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ कमिश्नर कंसर्न में, ठीक है? उसके बाद द एग्जेम्पशन फ्रॉम क्यूसीओ विल बी अवेलेबल फॉर फिजिकल एक्सपोर्ट ओनली, डीम्ड एक्सपोर्ट पर ये एग्जेम्पशन नहीं है। उसके बाद फॉर एसीजेड के केस में भी सेम हो गया। देखो क्रक्स क्या है, एसीजेड, एडवांस ऑथराइजेशन, ईओयूज, तीनों के केस में अगर ये इंपोर्ट करेंगे इनपुट्स का तो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स मैंडेट करना, फॉलो करना जरूरी नहीं है, बशर्त, शर्त क्या है, वो आप जो इनपुट यूज कर रहे हो, इंपोर्ट करके लाए हो, वो आपके यूज हो इन द एक्सपोर्ट प्रोडक्शन और फर्दर वो एक्सपोर्ट हो जाएं, और बचे कुछ इंपोर्ट को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और ये डीम्ड एक्सपोर्ट पे नहीं लगता, सिर्फ एक्सपोर्ट पे लगता है। तो नोट डाउन कर लो, आपने फॉर ईओयू नोट डाउन कर लिया, अब फॉर एसीजेड नोट डाउन करो। Exemption on import of inputs which are required for export production. No DTA clearance of such inputs or goods manufactured made out of such inputs are allowed. DTA domestic clearance allowed नहीं है, एक undertaking submit करनी पड़ेगी। और exemption जो है वो आपका डीम्ड एक्सपोर्ट पर अलाउड नहीं है, फिजिकल एक्सपोर्ट में, सच में एक्सपोर्ट हो रहा हो उस पर अलाउड है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। तो ये आपका हो गया एफटीए से रिलेटेड, एए का एफटीए से रिलेटेड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स से रिलेटेड अमेंडमेंट। आइए नेक्स्ट अमेंडमेंट पे मूव ऑन करते हैं। एंड सब हम लास्ट अमेंडमेंट एफटीपी में कवर अप करने जा रहे हैं। रोड टैप की जब हम स्कीम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था इनएलिजिबल सप्लाईज, इनएलिजिबल आइटम्स, कैटेगरीज थी जो रोड टैप में कवर थी, जिसको हमने अपने शॉर्ट नोट्स में अच्छे से ड्राफ्ट किया था। तो वहां पर आप अमेंड कर लो कि अब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन EHTP एंड BTP, EHTP एंड BTP नोटिफाइड कुछ स्कीम्स हैं, डिटेल्ड में नहीं जाना, मैं वही कहूंगी। FTP चैप्टर का स्कोप बहुत बड़ा है, इसको लिमिटेड करके जाओगे तो सही रहेगा, 4 to 5 मार्क्स का आता है। तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन EHTP एंड BTP पहले रोड टाइप स्कीम में अलाउड नहीं था, अब ये अलाउड हो गया है। तो MCQ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि प्रोडक्ट EHTP एंड BTP ये आपके रोड टैप में पहले इनएलिजिबल कैटेगरी में आते थे, अब ये अलाउड हो चुके हैं, अब इस पर रोड टैप की स्कीम अलाउड है, ठीक है। उसके बाद आप कट कर लो। देखो हमने पढ़ा भी था कि इन दोनों आइटम पे बात चल रही है कि इनको रोड टैप लेवल लाने की बात चल रही है। देखो इंक्लूजन ऑफ एक्सपोर्ट्स मेड अंडर दिस कैटेगरी इन रोड टैप स्कीम विल बी डिसाइडेड लेटर, ये बात चल रही थी तब, तो अब ये डिसाइड हो चुका है कि ये दोनों अब रोड टैप में कवर हो गए हैं, ये दोनों स्कीम रोड टैप में कवर, ये दोनों आइटम्स भी रोड टैप में कवर हो गए हैं, ठीक है। कौन कौन से? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और एक्सपोर्टेड इन डिस्चार्ज ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अगेंस्ट AA, DFIA या स्पेशल ए, एडवांस ऑथराइजेशन या DFI के अगेंस्ट जो हम एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन करते हैं, उसके केस में जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है अंडर अ ड्यूटी एग्जेम्पशन, वो भी अब रोड टैप स्कीम में कवर अप है। फर्दर हमने देखा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्टेड बाय अ यूनिट लाइसेंस्ड एज 100% EOU इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ FTP और एनी ऑफ द सिचुएटेड इन फ्री ट्रेड जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब जो 100% EOU और आपका 100% आपके SEZ, आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आपके EPZ, आपके फ्री ट्रेड जोन, इनके थ्रू जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं तो वो भी आपके रोड टैप में कवर हो जाएंगे। समझ आ गया?
एफटीपी चैप्टर में लिमिटेड ही आपको पढ़ना है फॉर द नवंबर 2024 एग्जाम। 4 to 5 मार्क्स का आता है, जनरली रिपीटेटिव क्वेश्चन आते हैं। अमेंडमेंट पे एक बार नजर मार लेना, चांसेस ज्यादा है अमेंडमेंट में आने की। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है अमेंडमेंट। 3 पार्ट में ये अमेंडमेंट हमने लॉन्च करे हैं अपने यूट्यूब चैनल नवंबर 2024 एग्जाम्स के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। कोई भी डाउट हो प्लीज कॉन्टेक्ट अस एट सपोर्ट कॉल, ठीक है। थैंक यू एंड रिगार्ड्स।